ठीक है दोस्तों। तो आपको फिर से एक बार बता दूं कि यूपी में 2026 में नई वैकेंसी आ रही है, लगभग 31,000 पद। आज इसकी घोषणा किया है माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने, वो भी उत्तर प्रदेश सदन में, जहां पर यह बताया है लिखित प्रश्न के माध्यम उत्तर के माध्यम से प्रश्न का एक पूछा गया, उसका उत्तर उन्होंने दिया कि लगभग 23,000 के आसपास, 23,000 कुछ पद हैं पीजीटी के, और लगभग 6,000 समथिंग पद हैं पीजीटी के, माने 7,000 के आसपास। तो कुल मिलाकर 31,000 के आसपास पद आ रहे हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा अवसर है अब बेरोजगारी आपको अपनी दूर करने की, अपना लक्ष्य प्राप्त करने की। इसीलिए अब किसी भी कीमत पर आपको परेशान नहीं होना है, तैयारी तेज कर देना है। जो 2022 के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें और ताकत लगा देनी है, क्योंकि 2022 वाली परीक्षा में डायरेक्ट आपका चयन होना है। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी में इंटरव्यू है, बस मुख्य परीक्षा नहीं है। लेकिन जो ये नई भर्ती आएगी इसमें निश्चित मुख्य परीक्षा है, पीजीटी में बीएड भी आएगा। तो इसलिए बच्चों किसी भी कीमत पर अब आपको पीछे नहीं हटना है, और इस नई भर्ती आने से पहले ही आप अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार अभ्यास प्रश्न करा रहा हूं, तो उस अभ्यास प्रश्न की कड़ी में आज कुछ प्रश्नों को भी लेके आया हूं। तो सभी फटाफट एक्टिव हो जाइए, तो आ जाइए जल्दी जल्दी। जी बच्चों, सभी जितने भी लोग हैं फटाफट आ जाएं। जी जी, अनुज कुमार गुड इवनिंग, कृष्ण मोहन, मनोरमा, ऑल ऑफ यू जितने भी लोग देख रहे हो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बता दूं कि नई भर्ती आ रही है, और बाकी अभ्यास प्रश्न हमने शुरू करा ही दिया है। कल भी हमने प्रश्न कराए थे, आज हम फिर उन्हीं प्रश्नों को लेके आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी फटाफट जल्दी जल्दी आ जाइए, है ना दोस्त। तो देखिए जो हमने कल प्रश्न कराए थे उसमें बचे हुए जो प्रश्न हैं आज उन्हें खत्म कर देंगे हम कंप्लीटली, और जिससे नई सीरीज हम शुरू करें कि दोस्त। तो कल हम 50 क्वेश्चन तक करा दिए थे, आज हम 50 क्वेश्चन से आगे सीरीज लेके बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न है बेटा जो निश्चित आपको बहुत बेनिफिट देंगे, और इसमें आपको अभ्यास करने में बड़ा ही सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत इस क्लास में स्वागत है। चलिए शुरू करिए। कल लगभग हमने आप सभी को 50 क्वेश्चंस तक करा दिया था, है ना। कितने क्वेश्चन करा दिए थे? 50 क्वेश्चन। आज उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए सभी बच्चे बताएं कि ये जो पुनर्जागरण युग है, ये एक सेकंड यहां से, जो पुनर्जागरण काल है कहां से कहां तक माना जाता है? पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में होती है। कोई बात नहीं अनुज, आप निराश मत होइए, उसमें नहीं होगा तो आ रही है वैकेंसी, बहुत जल्द वैकेंसी आ रही है। तैयारी तेज कर लीजिए, परेशान न होइए, तैयारी शुरू किए रहे, तैयारी में विलंब मत करिए। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि होली बाद वैकेंसी आनी है, तो काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये बोर्ड एग्जाम तक जो कुछ देरी है बस, है ना। किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता? 12वीं से 14वीं, 13वीं से 15वीं, 14वीं से 16वीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप पुनर्जागरण की बात करेंगे जहां से जागृति की शुरुआत मानी जाती है, वो 14वीं से 16वीं सेंचुरी में मानी जाती है। और यह इटली का पुनर्जागरण पूरे यूरोप में फैलता है, और फिर यूरोप से होते हुए भारत में 18वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी में यह पुनर्जागरण भारत में कब पहुंचता है? 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय में भारत में प्रारंभ हो जाता है, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। तो वैसे पुनर्जागरण हमारे यहाँ भी 14वीं 16वीं सेंचुरी में भक्ति और सूफी मूवमेंट के माध्यम से ये यहाँ हमारे यहाँ भी था। ये पुनर्जागरण किस टाइप का था?
भक्ति और सूफी आंदोलन के रूप में जागृति थी, जहां समाज को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन आधुनिक अर्थों में पुनर्जागरण की बात करें तो यहां पर है ना। आइए, अब्दुल रज्जाक ने किस शहर का दौरा किया? चेन्नई, गोवा, मंगलोर या इनमें से कोई नहीं? अब्दुल रज्जाक के बारे में बताइए सारे बच्चे। देखिए, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा, पता नहीं क्या बच्चों को हो गया। बताइए, अब्दुल रज्जाक ने किस शहर का दौरा किया? कितने बच्चे बता सकते हैं? अब्दुल रज्जाक न चेन्नई गया न गोवा गया, आज के मंगलौर गया था। माने ये कर्नाटक क्षेत्र है जो विजयनगर के अंतर्गत सम्मिलित था। विजयनगर राज्य है ना, सॉरी, बहमनी राज्य, जो बहमनी राज्य के अंतर्गत आता था। तो ये अब्दुल रज्जाक उस क्षेत्रों का भी दौरा किया था, उन क्षेत्रों का भी दौरा किया था अब्दुल रज्जाक। चलिए बेटे, अगले प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट जरा देखिएगा, अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित किसने निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? क्या बनवाया अकबर? मस्जिद, देग, दरगाह या बीसी दोनों? क्या क्या बनवाया अकबर? यहां किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? अकबर ने अजमेर में भाई देग और दरगाह, देग मतलब जहां भोजनालय 1000 से 2000 लोगों का जो खाना खिलाने का काम था, वो देग है। और दरगाह का निर्माण कराया था। वैसे अजमेर की जो चिश्ती की दरगाह है, ये इल्तुतमिश सबसे पहले यहां पर निर्माण कराता है, लेकिन इसने फिर से बेटर करा। 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन था? सांची के बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम, अल्फ्रेड फाउजर, जॉन मार्शल या बीसी दोनों? है ना। तो सांची के बारे में जो एक मॉन्यूमेंट्स प्रकाशित हुआ था, वो किसने किया था बेटा? किसने किया था? सांची का मॉन्यूमेंट्स इसमें किसने किया था प्रकाशित? बताइए। जो सांची का मॉन्यूमेंट्स प्रकाशित किया था, किसने प्रकाशित किया? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। देखिए, ये जो सांची का मॉन्यूमेंट्स है, अल्फ्रेड बाउसर और जॉन मार्शल दोनों ने मिलकर किया था, बी और सी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। इनमें से कौन सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं था? यानी इसमें कौन सा सगुण मार्गी नहीं था? कबीर, मीराबाई, तुलसीदास या उपयुक्त में से कोई नहीं? सगुण का मतलब साकार ब्रह्म, अर्थात ईश्वर का कोई न कोई आकार होना। ईश्वर का कोई न कोई आकार होना वह सगुण मार्गी कहलाता है। तो इसमें देखिए, मीराबाई के भी आकार थे, कृष्ण जी, तुलसीदास जी राम। कबीर इसमें सगुण मार्गी नहीं थे। कबीर क्या थे? कबीर निर्गुण मार्गी थे, निर्गुण मार्गी, है ना। कबीर का ब्रह्म जो है निर्गुण वाला, वो किसी के स्वरूप से नहीं, बल्कि आत्मा के अमरत्व की बात करते थे और निराकार ब्रह्म की उपासना की बात कर। आइए, 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए? 1810 के आसपास। तो कनिंघम, कॉलिन मैकेंजी, जॉन मार्शल या एक से अधिक लोगों ने मिलकर? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे बताएंगे। तो इसमें कौन ऐसा है, कौन ऐसा है जिसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में, संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से ज्यादा, 8000 से ज्यादा शिलालेखों को कलेक्ट किया था? ध्यान रखिए, ये साउथ इंडिया में काम किया था बंदे ने, कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी का काम है, जिन्होंने साउथ इंडिया में 8000 से अधिक
8,000 से अधिक, है ना, शिलालेखों को कलेक्ट किया था। बहुत शानदार उत्तर। आगे बढ़िए। मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? यह भारत के व्यापार मार्ग पर स्थित था। इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है। मैग्ना कार्टा इसका संदर्भ है, या एक से अधिक। बताइए, तो मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये कभी पढ़ा है? कभी पढ़ा है? हाँ? तो मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए इसलिए प्रसिद्ध है बेटा, ध्यान रखिएगा, यहां ओल्ड टेस्टामेंट की के जन्म की बात होती है, उत्पत्ति की बात होती है। और आइए नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगला अगला जरा देखिएगा। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? दजला, डैन्यूब, फरात या एसी दोनों? तो आपको अच्छी तरीके बना है बताया गया है कि दजला और फरात नदियों के संगम पर यह सभ्यता डेवलप हुई थी। हड़प्पा स्थलों पर हल रेखाएं पाई गई, हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया, नहरों के निशान पाए गए, या उपयुक्त सभी पाए गए। हाँ, क्या क्या पाया गया? बहुत शानदार प्रश्न है ये। अभी बच्चे बताइए, तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल हल रेखाएं पाई गई कालीबंगा से, टेराकोटा मॉडल बनावाली से, नहरें भी मिली, कहीं धौलावीरा वगैरह के पास से साक्ष्य मिला। तो सभी क्या सही होगा? सभी। सिलसिला क्या है? सूफी वंशावली, उलेमा वंशावली, उमरा वंशावली, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सूफी क्या है? सूफी क्या है बेटे? सूफी इसमें क्या है? हाँ, सूफी क्या है? सूफी वंशावली है? नहीं। उमरा वंशावली? नहीं। उलेमा वंशावली? नहीं। तो अर्थात सूफी क्या है? सूफी परंपरा है। सूफी परंपरा है, सूफी विचारधारा है, सूफी विचारधारा। तो न ये है, न ये है, न है, तो अर्थात डी आंसर। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगला प्रश्न, इनमें से उलट बांसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुनिया मंझन, कबीरदास, या इनमें से कोई नहीं? उलट बांसी, उलट बांसी, हाँ, उलट बांसी के लिए कौन जाना जाता? तो उलटबासी की रचनाओं के लिए प्रसिद्धि किसके लिए है? कबीरदास। उलटबासी किसकी? कबीरदास। इनमें से कौन चिश्ती सूफी संबंधित नहीं है? माने कौन चिश्ती नहीं? निजामुद्दीन औलिया, शेख चिराग नासरुद्दीन चिरागे दहलवी, ख्वाजा बकी बिल्ला, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसमें से कौन चिश्ती सूफी नहीं है? हमें लग रहा सबसे सरल प्रश्न होगा ये। तो ख्वाजा बकी बिल्ला, ख्वाजा बकी बिल्ला चिश्ती सूफी नहीं है, बल्कि यह क्या है? यह सुहरावर्दी। क्या है ये सुहरावर्दी संप्रदाय से आते, है ना। और आई, निम्न में कौन एक तुलसीदास की रचना नहीं है? साहित्य लहरी, गीतावली, विनय पत्रिका, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कौन सी कबीरदास की रचना नहीं है? या तीनों है? या तीनों है? पढ़े हो कभी? ध्यान से पढ़े हो? इसमें देखो, साहित्य लहरी उनकी रचना नहीं है, ये कबीर की रचना है साहित्य लहरी, कबीरदास जी की, है ना। ये नहीं होगा ए। और आइए, अब जरा बहुत बेहतरीन एक प्रश्न है जो आप लोग दंग रह जाएंगे। सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया? माने सांची जो मौर्यकालीन स्तूप रहा अशोक का बनवाया हुआ, इसे किसने सहयोग किया? चलिए, सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम, रुखसाना बेगम, या एक से अधिक? बताइए, सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए इसमें किसने अनुदान दिया?
किसने अनुदान दिया? तो इसमें ध्यान रखना, इसमें रुखसाना बेगम और शाहजहां बेगम दोनों ने दिया, तो एक से अधिक हो गया, एक से अधिक। निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से जाना जाता था? आलमगीर, सुल्तानुल उमरा, सुल्तानुल मसाइक या सुल्तानुल मसाइक और महबूबे इलाही? है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आप लोग दे रहे हैं। फटाफट करिए, फटाफट करिए। देखिए ध्यान से, तो निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से जाना जाता था? महबूबे इलाही, महबूबे इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे, और प्रसिद्ध सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। हाँ, बड़ा इनका नाम था तत्कालीन समाज में। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? गुजरात, अफगानिस्तान, सिंध या उपयुक्त सभी में? हाँ, तो भैया सिंधु सभ्यता के गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल मिले, सर्वाधिक स्थल, है ना। सर्वाधिक स्थल आपके कहां से मिले? गुजरात में आजादी के बाद खोजे गए, आजादी के पश्चात, आजादी के पश्चात सर्वाधिक स्थल अगर खोजे गए तो गुजरात में। अफगानिस्तान में भी दो स्थल हैं, सुरतगुई वगैरह। सिंध में आपका मोहनजोदड़ो वगैरह है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 1862 तक ब्रिटेन में कपास का 90% से अधिक आयात भारत से होता था। हाँ, कपास भारत से 90% ज्यादा जाता था ब्रिटेन। 1857 में ब्रिटेन में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे कपास का 3/4 आयात अमेरिका से होता था। उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है, जरा आप बताइए। भाई अंग्रेजों ने हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का इस्तेमाल ही यहां से कच्चा माल, यहां से कच्चा माल ले जाने के लिए कोशिश किया, तो बिल्कुल ये सही है और ये भी सही है ना। बाकी यहां भी सही है, तो ये आंसर आपका क्या हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया। अमेरिका, दरअसल ब्रिटेन का पूरा आयात भारत से कच्चा माल के रूप में होता था, और जिसे ले जाकर ये अपने यहाँ उसे पक्का बनाते थे, माने तैयार करते थे, और तैयार करने के बाद उसे भारत में ले आकर बेच भी देते थे। तो बड़े होशियार थे भाई ये लोग, जरूरत से ज्यादा होशियार थे, है ना। आइए नेक्स्ट। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया? अब्दुल अजीज, वर्नियर, टॉमस रो या निकोली कोंटी और अब्दुल रजाक? बहुत सरल प्रश्न है ये तो, ये तो कोई भी जल्दी से आंसर दे सकता है। निकोली कोंटी, है ना, निकोली कोंटी। और आइए, फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? तो कोलकाता के चिड़ियाघर की स्थापना से, बॉटेनिकल गार्डन के प्रभारी के रूप में, गवर्नर जनरल के रूप में, या उपयुक्त सभी? फ्रांसिस बुकानन का नाम बहुत बार लिया गया है ना। तो वास्तव में अगर देखा जाए, यह एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, टैलेंटेड था। ये कोलकाता में चिड़ियाघर की स्थापना से, और ये बॉटेनिकल गार्डन जहां चिड़िया घर ये बहुत बड़ा बना था, गवर्नर जनरल के सर्जन के रूप में भी काम किया। तो ये सारा आंसर हो जाएगा क्या? डी, है ना, डी आंसर होगा। और आगे आइए, कौन सा युग्म गलत है? स्थाई बंदोबस्त बंगाल, रैयतवाड़ी दक्कन, महालवाड़ी अवध, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक इसमें गलत है बच्चों, एक इसमें गलत। बताइए क्या गलत, क्या गलत, बोलिए क्या गलत?
इसमें दरअसल सभी सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। क्या आंसर किया? कोई किया? अरे यार, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में नहीं है, रैयतवाड़ी आपकी दक्षिण में है, तमिलनाडु क्षेत्र में, और महालवाड़ी आपकी आगरा वगैरह अवध क्षेत्र में पनपी थी। तो ये कोई गलत नहीं है, कंफ्यूज ऐसे ही करोगे तुम लोग बात। एग्जाम में यही होता है बेटे, यही होता है, यही होता है। सरल प्रश्न भी आपका गलत हो जाता। आइए, सल्तनत काल में उलूक क्या थे? उलूक क्या थे? पैदल सैनिक, घोड़ा पोस्ट, दृढ़ गारिशन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। सल्तनत काल में उलूक जहां पर घोड़ा बांधे जाते थे, ये उन्हें कहते थे घोड़ा पोस्ट। आहत सिक्के किस धातु के बने थे? सोना, जस्ता, पीतल, चांदी, है ना? तो आहत सिक्के जो पंचमार्क सिक्के कहे जाते हैं बेटे, क्या कहे जाते हैं? पंचमार्क। तो ये सिक्कों का प्रारंभ ही चांदी से हुआ। ये चांदी के टुकड़े थे। 6वीं से 5वीं सेंचुरी बीसी के बीच में इनके प्रचलन की चर्चा प्राप्त होती है। ब्राह्मण वासवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए, माने वासव ने कौन सा धार्मिक सुधार आंदोलन चाहे? थेरवाद, लिंगायत, वीरशैव संप्रदाय, या बीसी दोनों? तो वशव किसके लिए जाने जाते? वशव किस लिए जाने जाते हैं बेटे? वशव की बात करोगे अगर तो वासव लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक हैं, और वीरशैव संप्रदाय, तो अर्थात डी आंसर होगा। क्या होगा? तो वासव जो है ये दोनों मूवमेंट से संबंधित है, दोनों से। आइए आगे देखिए बेटे, अगला नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तजकिरा सूफी संतों की जीवनी संबंधी लेख, मलफुजात सूफी संतों की बातचीत, मकतूबत सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र, या डी उपयुक्त सभी? कौन सा जोड़ा इसमें सही है? कौन सा जोड़ा? तो ये बहुत क्लियर कट है मैसेज, इसमें स्पष्ट है। तजकिरा भी सही, सूफी संतों की जीवनी है। मलफुजा सूफी संतों की बातचीत का कलेक्शन है। तो अब 2 सही हो गया तो निश्चित है डी होगा यार। हाँ? मकतूबत अगर पता भी नहीं है, मकतूबत अगर पता भी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वही होगा, है ना? तो लेकिन तैयार कर लो कि मकतूबत क्या होता है? सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता? चिराद, कोशल, बेलन घाटी, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसमें ऐसा है जहां से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं? इसमें से दिए गए ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऐसा है जो सिंधु सभ्यता के साक्ष्यों से रिलेटेड है? क्या बात। चिराद बिहार में है, कृष्णमोहन है? बिहार में सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल मिला? ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। तो डी आंसर कोई नहीं है। चिराद बिहार में है और नौपाषाणी का स्थल है भाई। वाह क्या बात, एक भी नहीं। बेलन घाटी नौपाषाणी का स्थल है, चिराद नौपाषाणी का स्थल है, कोसल 16 महाजनपद काल का है। यही करोगे यार, ऐसे ही बेवकूफ बनते हैं बच्चे भाई, ऐसे ना करो यार। आइए नेक्स्ट जरा देखिए, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता? काइवेन, माओ त्से-तुंग, सन यात सेन, या इनमें से कोई नहीं? है ना? देखिए, स्वतंत्र चीन की स्थापना में माओ त्से-तुंग का बड़ा योगदान है, लेकिन आधुनिक चीन की बात करें तो सन यात सेन का बड़ा योगदान है। सन्यास। पद्मावत किसका एक रूप है? पद्मावत किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। तो ये प्रेम आख्यान है। पद्मावत क्या है? पद्मावत स्पेशली प्रेम आख्यान है। हाँ?
मौत क्या है बेटे? प्रेमाख्यान। आइए नेक्स्ट। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। माने जो भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण अंग्रेजों ने किया, अपनी आवश्यकता की चीजों को उन्होंने उपजवाना शुरू किया, कपास, नील वगैरह, और तुरंत उन्हें खरीद भी लिया, व्यवसायीकरण कर दिया, खूब बिकने लगा। लेकिन भारतीय किसानों को लाभ नहीं मिला, क्योंकि रेट इतना कम होता था, पहले से ही रेट निर्धारित करा देते थे अपनी मर्जी से, तो कैसे लाभ होगा? तो किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है कि भारतीय कृषि व्यवसायीकरण से ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। तो रजनी पामदत्त का स्टेटमेंट है कि हेनरी कॉटन का है कि हेमचंद्र राय चौधरी का है, या इनमें से किसी का? बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बंदे का, और इसने पूरी तरीके से अंग्रेजों को खोल के रख दिया, अंग्रेजों की नीयत को ही खोल के रख दिया। बिल्कुल सही है, आरपी दत्त, रजनी पामदत्त ही आरपी दत्त है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक इतिहासकार की श्रेणी में आते हैं, आर्थिक इतिहासकार की कैटेगरी में आते हैं। आइए नेक्स्ट। चलिए, परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? माने परवर्ती रोमन साम्राज्य जब पतन होने लगा, उसके बाद की स्थिति में क्या कारण था कि चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट? जो चांदी पर आधारित मुद्राएं थी, उनको दाम गिरने लगे। इटली की चांदी की खदानें समाप्त हो गई, मिस्र की चांदी की खदानें समाप्त हो गई, स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, बोलिए, क्यों मुद्राओं के दाम गिरने लगे? क्या कारण? देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ध्यान से देखिए। दरअसल स्पेन में रोमन साम्राज्य के काफी खदाने थे, वो बंद हो गए स्पेन में, इसीलिए दाम गिरने लगे। ठीक है, अब आइए आखिरी प्रश्न, ये आज का आखिरी है। अंडाला किस देवता की उपासक थे? विष्णु, शक्ति, या शिव? तो अंडाला कौन सी संत थी, किस संप्रदाय की संत थी? तो आपको याद होगा, यह अंडाला जो है अलवार स्त्री संत। क्या थी? अलवार स्त्री संत। विष्णु, हाँ क्या हो गई? विष्णु। ये इस तरह से बेटे लो, क्यों कर रहे हो? क्या यार राजू, क्या हो गया है तुम लोगों को यार? मोहन, एकदम तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो क्या यार? रिवीजन की आदत डालो भैया। भक्ति, सूफी, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट, इन सब चीजों पर विशेष आप ध्यान दीजिए, है ना? ये बहुत जरूरी है आपको पढ़ना कंटिन्यू। अभ्यास प्रश्न तो एक आपका रिवीजन है, लेकिन बिना पीडीएफ पढ़े, बिना नोट्स पढ़े कुछ नहीं होने वाला भैया। तो नोट्स जरूरी है, नोट्स जरूर रिवीजन करिए, एक मीटिंग नोट्स और थोड़ा सा अभ्यास करिए, तब होगा। ठीक बेटा, तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं यार। तो इस तरह से आपने प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट की, एक ऐसी ही अनेक लाऊंगा। तो कैसा रहा पूरा ये सेशन? कमेंट करें, कैसा रहा इन प्रश्नों? काफी कुछ सीखने को मिला कि नहीं? कुछ नए प्रश्न मिले कि नहीं? कुछ तो सरल थे, कुछ तो सरल थे, कुछ नए प्रश्न थे। ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों का खजाना है मेरे पास, वैसे ही आप सभी को कराता रहूंगा, और रेगुलर आप सभी लगे रहिए पढ़ने के लिए। कैसा है कमेंट करिएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही सूचना दी कि नई वैकेंसी आ रही है, तैयारी तेज कर दीजिए। पहले तो पुराने में ही हो जाइए, नए की जरूरत है। नए की जरूरत तो उनको है जो अभी
पुराना फॉर्म नहीं भरे, बाकी आप तो पुराना भरे हैं फॉर्म, उसी में चयनित होइए। चाहे आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, या आप पुराने टीजीटी पीजीटी में हैं, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर पुराना वाला या नया वाला दे रहे हैं, इनकी आप सभी तैयारी। इस सीरीज में आपने कुछ नए प्रश्न प्राप्त किए या नहीं, बताइए। आप सभी ने इस सीरीज में कुछ नए प्रश्न प्राप्त किए कि नहीं बेटा? सारे बच्चे बताइए। इस पूरी सीरीज को जो 2-3 टुकड़ों में मैंने कराई, तो इसमें आपको काफी प्रश्न मिले होंगे जहां से आप अपने आप को रिएक्टिव कर सकते हैं कि हमें कई चीजें नहीं पता है, जिसे हमें फिर से लग के पढ़ना पड़े। लग के पढ़ने की बात है ना? जब तक नए प्रश्न नहीं दिखते हैं, बच्चों को एनर्जी नहीं आती, जोश नहीं, अरे बाप रे हमें नहीं आता, अब हमें फिर से हमें शुरू करना है पढ़ना। ये बहुत जरूरी होता। चलिए, उम्मीद है बेहतर लाभ उठाया आप सभी ने। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।